वेलकम बैक दोस्तों, माय नेम इज शिवम एंड यू वाचिंग योर ओन चैनल एसके एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का थर्ड पार्ट। इस वीडियो का ये होगा इस चैप्टर का 12th क्लास के बच्चों के लिए, जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। अभी तक हमने दो पुरानी वीडियो में, यानी इसी चैप्टर की दो प्रीवियस वीडियो जो हमने अभी तक बना दी है और अपलोड भी कर दी है, उसमें जिक्र किया हमने शीत युद्ध के बारे में। शीत युद्ध के बारे में हमने जाना कि शीत युद्ध किस प्रकार का समय था, किन दो देशों के बीच में किस विचारधारा को लेकर ये पनपा और इसके क्या नतीजे पनपे। साथ ही साथ हमने अभी तक ये भी जाना कि शीत युद्ध जो एक माहौल था उसका क्या प्रभाव विश्व स्तर पर देखने को मिला। हमने ये भी जाना कि शीत युद्ध जो था वो मुख्य रूप से सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में एक आपसी विचारधारा को अपनी पर्सनल जो आइडियोलॉजी थी उसको बढ़ावा देने के कारण ही पनपा था। शीत युद्ध के बारे में हमने जानने के बाद ये भी जाना कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या था। अभी तक जिस बच्चे ने ये वीडियोस नहीं देखी है वो मैं लिंक छोड़ दूंगा आपकी स्क्रीन पर, आपकी टॉप साइड पर, आप वहाँ देखिए स्क्रीन की और उसे देखिए ताकि आप ये वीडियो पूरा समझ सकें। तो आज शुरुआत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्य रूप से कि जो शीत युद्ध था, जैसे कि हम सबको पता ही है शीत युद्ध कोई एक अच्छी विचारधारा तो थी नहीं। 45 से 46 साल चलने वाला एक युद्ध का माहौल जो कि पूरी दुनिया पर एक नकारात्मक विचारधारा छोड़ने वाला था, इसका कहीं ना कहीं एक नकारात्मक प्रभाव था विश्व स्तर पर। और इसी विश्व स्तर पर जो इसका नकारात्मक प्रभाव था उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसा प्रभाव पड़ा होगा, हम ये इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि शीत युद्ध से, यानी जब शीत युद्ध का माहौल चल रहा था, क्योंकि हमारे को पता है इसी दौरान भारत भी आज़ाद हुआ था। शीत युद्ध का समय काल माना जाता है 1945 और भारत की आज़ादी 1947 में प्राप्त हुई। तो भारत की शीत युद्ध को लेकर किस प्रकार की पॉलिसी रही और भारत ने शीत युद्ध को किस तरह से देखा, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का इस क्लास में हम जानेंगे शीत युद्ध के बारे में हर एक प्रकार से। तो सबसे पहले हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि भारत की शीत युद्ध को लेकर किस प्रकार की नीति रही। तो मैं आपको बता देता हूं कि भारत जो था उसने ये बात पहले ही क्लियर कर ली थी गुटनिरपेक्षता नीति को अपनाकर कि वो शीत युद्ध में एक विचारधारा को बढ़ावा नहीं देने वाला है। भारत मुख्य रूप से पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच में एक न्यूट्रल पॉलिसी को अपनाना चाहता था और ऐसा ही भारत ने किया जब भारत ने हम बोल सकते हैं गुटनिरपेक्षता नीति को अपना लिया और ये साबित कर दिया कि भारत किसी भी प्रकार से युद्ध का समर्थन नहीं करता है। मुख्य रूप से भारत ने गुटनिरपेक्षता नीति को अपनाते हुए शीत युद्ध का बहिष्कार किया और ना ही अपने करीबी मित्र देश जिसका नाम सोवियत संघ है और ना ही अमेरिका किसी एक की विचारधारा को प्रॉपर अपनाया। तो भारत की शीत युद्ध को लेकर किस प्रकार का रवैया रहा वो इस बात से क्लियर होता है कि भारत चाहता था कि शीत युद्ध का माहौल जो था वो पूरी तरह से ख़त्म हो, क्योंकि गुटनिरपेक्षता की नीति में ये बात पहले ही मेंशन की गई थी। गुटनिरपेक्षता नीति को अपनाने का सबसे बड़ा कारण और उसकी बातें जो थी वो ये था कि गुटनिरपेक्षता वाले देश चाहते थे कि युद्ध और अशांति और युद्ध जैसा माहौल विश्व में ना पनपे। तो इसी वजह से भारत की जो नीति थी वो शीत युद्ध को लेकर बड़ी ही कॉमन थी, जहाँ पर भारत के बड़े बड़े नेताओं ने बड़े बड़े संगठनों को बचाए रखने और बड़े बड़े संगठनों में जाकर बड़े बड़े देश जो कि शीत युद्ध में एक दूसरे के खिलाफ थे उनको इकट्ठा किया ताकि बातचीत से एक तीसरा रास्ता जो कि शांति का हो वो निकाला जा सके। भारत ने यहाँ तक कि अपनी गुटनिरपेक्षता नीति से ये बात क्लियर कर दिया कि शीत युद्ध को लेकर भारत किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करता है, क्योंकि भारत एक शांतिवादी राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ना चाहता था। और जानते हैं भारत की किस प्रकार की और विचारधारा रही शीत युद्ध को लेकर। तो भारत ने सबसे पहले हम जानेंगे कि शीत युद्ध के दौरान भारत द्वारा कैसी प्रतिक्रिया रखी गई थी, यानी भारत का क्या रवैया था शीत युद्ध को लेकर। तो शीत युद्ध के माहौल में भारत द्वारा एक अहम भूमिका निभाई गई, क्योंकि इस तनावपूर्ण माहौल में भारत का रवैया ना तो नकारात्मक था और ना ही विरोधात्मक था। मैंने जैसे कि पहले ही बता दिया कि भारत किसी भी प्रकार से ना पॉजिटिव ना नेगेटिव दोनों रूप से किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करता था, क्योंकि भारत को पता था कि अगर वो किसी एक देश का समर्थन करेगा तो वो दूसरे देश से अपने आप को खतरा मोल लेगा। और भारत को ये बात भी पता थी कि अगर वो किसी भी एक देश का सपोर्ट करेगा तो कहीं ना कहीं उसके लिए ही ये खतरा है। तो भारत ने तीसरी पॉलिसी अपनाई और जहाँ भारत ने दोनों में से किसी एक विचारधारा को नहीं अपनाया, साथ ही साथ भारत ने क्या किया, मध्यस्थता का रास्ता अपनाया, जहाँ पर वो पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच में जो मतभेद चल रहा था उसे ख़त्म करने पर जोर दिया। भारत के नेता, भारत ने बड़े बड़े संगठन और भारत ने और भी कई सारे ऐसे कार्य किए। पढ़ते हैं जरा, जानते हैं। तो शीत युद्ध माहौल ख़त्म करने के लिए सक्रिय भागीदारी। महाशक्तियों के बीच में चल रहे आपसी मतभेद को ख़त्म करने के लिए भारत ने हर तरीके के
हर तरीके से समय समय पर मतभेदों को खत्म करने के लिए समझौता किया। मैंने जैसे कि बताया भारत न्यूट्रल था और इसी वजह से भारत ने शीत युद्ध जितनी जल्दी हो सके और जो भी ऐसा बात जिससे शीत युद्ध को ख़त्म किया जा सके भारत ने वो सारा काम किया। ऐसे मुद्दों को भारत ने उठाया जहाँ से ये जो युद्ध का माहौल था इसे ख़त्म किया जा सके। दूसरी, गुटनिरपेक्षता नीति को बढ़ावा। हमारे को ये बात पता है कि भारत का शीत युद्ध को लेकर किसी भी खास प्रकार का दिलचस्प नहीं था। भारत की खुद की जो दिलचस्पी थी वो किसी प्रकार की शीत युद्ध की विचारधारा को अपनाने से नहीं था, जहाँ पर पूंजीवाद और साम्यवाद में से चुनना था। भारत की एक तीसरी आइडियोलॉजी को अपनाना था और भारत का जो रवैया था शीत युद्ध को लेकर वो बिल्कुल ही हम बोल सकते हैं नेग्लिजेंस था, लापरवाही टाइप का, क्योंकि भारत कभी भी शीत युद्ध की विचारधारा में किसी भी देश में नहीं पड़ना चाहता था और इसी वजह से भारत ने अपनी गुटनिरपेक्षता नीति को भी शामिल किया। हम जानते हैं 1960 के दशक में भारत व अन्य आज़ाद राष्ट्रों ने गुटों में देशों को शामिल होने से रोकने के लिए गुटनिरपेक्षता आंदोलन को बढ़ावा दिया, जिससे शांतिवाद शस्त्रों पर रोक लगाने की बात पर जोर दिया गया। तो ये बात साबित करती है कि भारत केवल खुद को ही नहीं गुटों में डालना चाहता था, बल्कि जो आज़ादी जिन राष्ट्रों को जो आज़ाद राष्ट्र थे उनको भी भारत चाहता था कि वो किसी भी गुट में ना जाएं, क्योंकि भारत को ये बात क्लियर थी कि अगर भारत किसी भी एक देश के मैटर को यानी किसी भी एक देश को अगर गुट में जाने से रोकता है तो कहीं ना कहीं शीत युद्ध के माहौल को और शीत युद्ध का जो प्रभाव है उसको कम किया जा सकता है। तो भारत ने किसी भी देश को ये सलाह नहीं दी कि वो किस में जाए, शीत युद्ध की विचारधारा को अपनाए। साथ ही साथ बोलता है क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सक्रिय बनाना। भारत ने हर एक मंच पर ही कोशिश की, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, कि विश्व में ऐसे संगठन जो कि सारे देशों को एक साथ एक टेबल पर लाकर बातचीत से शीत युद्ध के माहौल को कम कर सकते थे या शीत युद्ध के माहौल को ख़त्म कर सकते थे, ऐसे संगठनों को भारत ने एक्टिव यानी ऐसे संगठनों का भारत सक्रिय सदस्य रहा। भारत ने पूरा प्रयास किया कि विश्व स्तर पर ऐसे संगठनों का भारत समय समय पर समर्थन करे ताकि विश्व स्तर पर इस प्रकार की चुनौतियों से निपटा जा सके और शीत युद्ध के माहौल को ख़त्म किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ भारतीय नेताओं, केवल भारत की ये पॉलिसी नहीं थी, भारत के नेता जो बड़े बड़े नेता थे वो भी सक्रिय रूप से शीत युद्ध को ख़त्म करने पर अपना जोर दे रहे थे। भारत के कई बड़े बड़े नेताओं ने पूरा प्रयास किया कि शीत युद्ध को ख़त्म करने के लिए वो बड़े बड़े देशों से, बड़े बड़े देश के प्रतिनिधियों से बात कर सके और शीत युद्ध के बारे में उनको ये बता सके कि शीत युद्ध केवल उनके लिए ही नहीं पूरी मानव जाति के लिए एक खतरा है। तो देखते हैं। शीत युद्ध के समय के दौरान महाशक्तियों के बीच में आपसी झगड़ों को खत्म करने के लिए वह समय समय पर भारतीय नेताओं को अपनी सकारात्मक भूमिका निभाई ताकि दोनों देशों में, अमेरिका और रूस की यहाँ पर बात हो रही है, के बीच में मध्यस्थता कायम हो सके। यानी भारत ने समय समय पर, भारत के बड़े बड़े नेताओं ने यात्राएं भी की, कई नेताओं ने अमेरिका की तो कई नेताओं ने सोवियत संघ की यात्रा की, ताकि विश्व में जो है भारी और भयंकर आपदा का समय, या हम बोल सकते हैं एक मुश्किल भरा समय था, जो कि ये 46 साल का था, कोई छोटा मोटा समय भी नहीं था, इसको कैसे रोका जा सके। तो भारत की शीत युद्ध को लेकर बड़ी सिंपल सी पॉलिसी थी कि भारत किसी भी तरह से युद्ध का समर्थन नहीं करने वाला था, और ये बात भारत ने किस चीज़ को अपना कर ली थी, वो थी गुटनिरपेक्षता नीति। तो आगे हम बात करते हैं, इसी के साथ साथ हम बात करेंगे एक अगले पॉइंट की कि शीत युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा। इससे तो हम बिना पढ़े ही चीज़ों को समझ सकते हैं कि किसी भी नकारात्मक चीज़ का जो प्रभाव होता है वो नकारात्मक ही होता है। शीत युद्ध एक युद्ध था और ये छोटा मोटा युद्ध नहीं था, एक बहुत बड़े समय तक चलने वाला एक युद्ध था, और इस युद्ध में कहीं ना कहीं लाखों, एक भी गोलियां ना चली, लेकिन जो पूंजीवाद समर्थन देश थे और जो साम्यवादी समर्थन देश थे, उन देशों ने कहीं ना कहीं एक दूसरे को घृणा और शंका की नज़रों से ही देखा, तो कहीं ना कहीं विश्व में अशांति का माहौल तो सिंपल सी बात है बनाई। तो अगर हम इस चीज़ को भी देखें ना, ये बात ऑटोमेटिक हमारे को ये बात समझ आती है, सिंपल सी भाषा में ये बात हमारे को समझ आ जाती है कि शीत युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई खासा प्रभाव नहीं पड़े होंगे, इसके नकारात्मक ही प्रभाव पड़े होंगे। जैसे कुछ बातों में हम समझते हैं, शीत युद्ध से हथियार बढ़े होंगे, क्योंकि युद्ध का मतलब ही हथियारों को बढ़ावा देना है। शीत युद्ध से जहां सोवियत संघ ने अमेरिका को गिराने के लिए और युद्ध से भविष्य में युद्ध होने के खतरे को लेकर बड़े बड़े हथियार बनाए, तो वही अमेरिका जो कि एक महाशक्ति के रूप में था, उसने भी ऐसे ही कुछ प्रयास किए होंगे ताकि विश्व में सोवियत संघ अगर भविष्य में उसको या उस पर हमला करता तो उसका जवाब देने के लिए अमेरिका क्या कर सकता था, हथियार अमेरिका के पास होते तो उसका जवाब देता। तो इससे बात समझ आती है कि शीत युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहला प्रभाव ये पड़ा कि हथियारों की तेज़ी से बढ़ोतरी हुई, यानी वृद्धि हुई। दूसरा, गुटनिरपेक्षता नीति, एक फ़ायदा जो हुआ वो ये था कि तीसरी दुनिया अस्तित्व में आई, यानी गुटनिरपेक्षता नीति। अगर शीत युद्ध ही नहीं हो पाता तो आज विश्व में कोई तीसरी विचारधारा पनपती ही नहीं, और भारत जैसे देश उनके कभी सदस्य बनते ही नहीं, क्योंकि आज भारत का जो अस्तित्व है वो गुटनिरपेक्षता नीति को दर्शाता है, ना कि पूंजीवाद और साम्यवाद।
हम हमेशा से मिश्रित विचारधारा और मिश्रित अर्थव्यवस्था पर बल देते हैं। भारत भी उन्हीं राष्ट्रों में से एक था जिन्होंने उन 5 देशों में से खास करके जिन्होंने सबसे पहले गुटनिरपेक्षता नीति को समर्थन किया और पूंजीवाद और साम्यवादी विचारधारा को नकार दिया। गुटनिरपेक्षता के साथ हम बात करते हैं शीत युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और क्या प्रभाव पड़े होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, पूरी दुनिया 2 विचारधाराओं में बंट गई, यानी 2 गुटों में बंट गई। जहां पूर्वी गुट को सोवियत संघ और उसकी साम्यवादी विचारधारा का समर्थन था, वहीं पर हम बोल सकते हैं अमेरिका जैसी विचारधारा जो कि कैपिटलिस्ट विचारधारा थी, पूंजीवादी विचारधारा थी, उसको किस चीज़ का समर्थन था, ये बात हमारे को भली बात ही पता है। इसको अमेरिका और अमेरिका के समर्थन देश सपोर्ट कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका एक और प्रभाव पड़ा कि पूरी दुनिया गुटों में बंट गई। चेक करते हैं, नोट्स के थ्रू पढ़ते हैं। हमारे को ये बात सिंपल सी पता है कि इन 46 सालों में 1945 से 51 के बीच में कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में शंका और घृणा का माहौल था, अगर हम बात करें तो। और इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके कुछ प्रभाव पड़े जो कि नकारात्मक थे। पहला प्रभाव था विश्व का 2 गुटों में बंटना। ऑब्वियस सी बात है, पढ़ते हैं। शीत युद्ध के माहौल ने विश्व को 2 वर्गों में बांट दिया था, जहाँ एक और पूंजीवादी विचारधारा के लोग थे तो वहीं और दूसरी तरफ साम्यवादी विचारधारा के लोग थे। इसी आपसी शंका और अशांति को बढ़ावा मिला। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पर 2 आमने सामने एनिमी होंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है शांति तो कायम नहीं हो सकती है। दूसरा क्या था, हथियारों को बढ़ावा मिला, शस्त्रीकरण को बढ़ावा। इस तनावपूर्ण माहौल में विश्व में अलग अलग देशों ने अपने आप को शत्रु देशों से सुरक्षित करने के लिए भारी मात्रा में हथियारों का क्या किया, निर्माण किया, जैसे परमाणु बम। ये बात तो हमारे को पता है कि शीत युद्ध में पूर्वी गुट और पश्चिमी गुट को जो लीड कर रहे थे अमेरिका और सोवियत संघ, ये न्यूक्लियर वेपन वाले कंट्रीज़ थी जिनके पास परमाणु बम थे। और इसी वजह से दुनिया को सबसे बड़ा खतरा था, क्योंकि अगर ये उस समय युद्ध हो जाता और ये देश अपना इन हथियारों का जो जखीरा था इसका इस्तेमाल कर देते तो आज शायद इस दुनिया का नामो निशान होता ही नहीं, और मैं आपको शायद अभी पढ़ा भी नहीं रहा होता। ऑब्वियसली बात है, आगे बढ़ते हैं। विश्व में अशांति का वातावरण बना। ऑब्वियसली बात है, शीत युद्ध के कारण विश्व में अशांति भी पैदा हुई, जानते हैं। शीत युद्ध के दौरान आपसी गुटबाजी से अशांति व डर का माहौल कायम होने से हर देश दूसरे देशों को शंका के रूप में देखने लगा, जिससे विश्व में तनाव का व अशांति का माहौल कायम हो गया। और चौथा था, गुटनिरपेक्षता नीति को बढ़ावा मिला। यस, शीत युद्ध के दौरान ही आपसी गुटबाजी एवं अशांति के कारण ही नवीन राष्ट्रों ने, नवीन बोले तो जो अभी आज़ादी मिली थी जिन देशों को, भारत समेत कई सारे देशों ने अपने आप को इस माहौल से अलग करा व किसी भी गुट में शामिल ना होकर गुटनिरपेक्षता नीति को बढ़ावा दिया, जिससे गुटनिरपेक्षता नीति को तेजी से बढ़ावा मिला। तो हम ये बात भी जान सकते हैं कि गुटनिरपेक्षता नीति को भी शीत युद्ध के कारण ही बढ़ावा मिला था। तो इसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सकारात्मक भी पड़ा, जहाँ तीसरी दुनिया विश्व के अस्तित्व में सामने आ पाई। अच्छा, इससे सैनिक गुट भी बने। हमारे को पता है कि जहाँ अमेरिका ने नाटो, सीटो, सेंटो और सोवियत संघ द्वारा वार्सा पैक्ट का निर्माण किया गया। ये क्यों किया गया था? इसका मुख्य उद्देश्य है विश्व स्तर पर एक दूसरी विचारधारा, अमेरिका चाहता था साम्यवादी विचारधारा और उसके सपोर्टिंग देशों को रोका जा सके फैलने से, तो वहीं पर सोवियत संघ की भी यही विचारधारा थी और वो भी चाहता था कि पूंजीवादी विचारधारा दुनिया में ना फैल सके। तो कहीं ना कहीं विश्व स्तर पर अगर हम बात करें तो शीत युद्ध का कोई खासा सकारात्मक प्रभाव नहीं देखने को मिला। हर युद्ध का जो प्रभाव होता है वो नकारात्मक ही होता है, चाहे वो छोटा हो और चाहे वो शीत युद्ध जैसा कोई बड़ा युद्ध हो। आज हमने इस चैप्टर में और जाना शीत युद्ध क्या था और इसके क्या प्रभाव थे। अगली वीडियो में हम इसके अगले पार्ट को बनाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो बेल आइकन दबाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसकी अगली पार्ट की वीडियो हम जल्दी अपलोड करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।